हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज प्रैक्टिस सैंपल पेपर 4। ये सैंपल पेपर की एक मैंने सीरीज चलाई हुई है जिसके अंदर मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक डेली एक सैंपल पेपर मैं लाता रहूँगा। बेसिक और स्टैंडर्ड के सैंपल पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो सीबीएसई द्वारा सेंड किए गए थे। उसके बाद हम 3 सैंपल पेपर डिस्कस कर चुके हैं और ये 4th प्रैक्टिस सैंपल पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थैंक यू डियर स्टूडेंट्स कि आप अपना कीमती समय वीडियो को देखने में लगा रहे हैं। तो मैं भी कोशिश करूंगा, अपना 100% एफर्ट लगाऊंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके बता सकूं क्वेश्चन सोल्व करने के। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCF ऑफ टू नंबर्स इज 27। दो नंबर्स का HCF 27 है। LCM इज 162। इफ वन ऑफ द नंबर इज 52 देन अदर नंबर। ये इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट उनके HCF और उनके LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब दो नंबर्स में से दोनों का HCF दिया हुआ है 27, LCM दिया हुआ है 162 और एक नंबर दिया हुआ है 54। दूसरा नंबर हमें निकालना है। 54 कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो 27 2 जा 54 देन 81। तो 81 इसका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल इसी फॉर्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन है और बोर्ड में भी आने के बहुत चांसेस हैं कि इस फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ। इसका यूनिक देखो, यूनिक वाला हमसे पूछा गया है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में हमेशा नॉट इक्वल टू में आंसर आता है। ओके, अब हम देखते हैं। सबसे पहले A1 क्या है? 2K। A2 क्या है? 6। नॉट इक्वल टू B1 5 और B2 -5। ओके, ये तो -1 बन रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देन मैं लिख सकता हूँ 2K नॉट इक्वल टू -6 या K नॉट इक्वल टू -3। मैं सिंपल लिख सकता हूँ K नॉट इक्वल टू -3। ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The areas of two similar triangle ABC and PQR are in the ratio 9:16। If BC 4.5 है तो लेंथ फाइंड करें QR की। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिमिलर ट्रायंगल है तो इनके एरिया का रेशियो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। स्क्वायर के इक्वल होता है, इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। स्क्वायर इधर जाएगा, स्क्वायर रूट बनेगा। BC की वैल्यू हमें पता है 4.5 अपॉन QR को मैंने x मान लिया, स्क्वायर रूट किया 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट x इक्वल टू 6। x की वैल्यू 6 आ जाएगी। इट मीन्स D करेक्ट आंसर होगा। D इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इन रेक्टेंगल ABCD E इज ए पॉइंट ऑन AB। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं मैं। लेट ये एक रेक्टेंगल ABCD मैंने ड्रॉ किया। ABCD। अब इसके अंदर बोला गया है कि E एक ऐसा पॉइंट है AB के ऊपर। ठीक है, मैं E मान लेता हूं और वो इस तरीके का है कि AE है वो 2/3 हो गया AB का। AE 2/3 है AB का, यानी कि AB पता चल जाए तो उसका 2/3 कर सकता हूं। अगला ही AB दिया हुआ है 6 का 2/3 किया तो ये बन गया 4, यानी कि AE 4 है। AE 4 के इक्वल है। AD 3 है। AD 3 है तो DE की लेंथ निकालें। सिंपल DE की लेंथ पूछ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो क्योंकि रेक्टेंगल का एंगल 90 डिग्री होता है। जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है उसका आंसर निकल गया होगा। 3 4 5 पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 आ जाएगा। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज करनी है। देन यू विल गेट दिस साइड एज 5। नेक्स्ट देखते हैं। If a card is selected from a deck of 52 cards, then the probability of its being a red face card, red face card total 6 होते हैं। देखो total face card 12 होते हैं। 12 में से red face card JQ
के, इनको फेस कार्ड बोला जाता है। ये 3 ब्लैक होते हैं, सॉरी 3 एक सूट के अंदर 3 होते हैं, तो 6 हो गए ब्लैक और 6 हो गए रेड, तो 6 रेड फेस कार्ड होते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स हमें पता है 52 है, प्रोबेबिलिटी आ गई 3/26। रेड फेस कार्ड टोटल 6 होते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो 3/26 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग रिचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। एक लेडर है जो कि विंडो तक पहुंच रही है और वो विंडो ग्राउंड से 8 मीटर अबव है। लेडर की लेंथ 10 मीटर है, लेडर की लेंथ 10 मीटर है। द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर, यानी कि यहां से फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल यहां तक, ये जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करना है। जिसको ट्रिपलेट याद है उसका क्वेश्चन हो गया होगा। 6 8 10 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अदरवाइज आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दें कि 10 का स्क्वायर इक्वल होगा 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के, इसको x मान लो, और 10 स्क्वायर 100 माइनस 64 36 एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ जाती है 6, तो C इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी के अंदर सेम टू सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन ए 1/2 है, साइन 1/2 कहाँ होता है 30 पर, यानी कि ए एंगल 30 हो गया। हमें कोटेंजेंट ए की वैल्यू पूछी है, तो कोटेंजेंट 30 की वैल्यू बतानी है √3। सिंपल वैल्यूज पर क्वेश्चन था, अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको टेबल बनानी आती होगी, टेबल बनाकर भी आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। इसका आ गया √3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर, ये फैक्टर ट्री का क्वेश्चन है। फैक्टर ट्री में आपको क्या पता होना चाहिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये वाला नंबर होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये वाला नंबर होता है। तो 11 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 143 आ जाए, वही y होगा। 11 में 13 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो y13 एक ही ऑप्शन में y मुझे 13 दिख रहा है, y13 एक ही ऑप्शन में है, तो यही इसका करेक्ट हो गया। x निकालने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। चाहो तो x निकाल दो, x भी 7 एक ही जगह पर आपको दिखेगा, x 7 निकलेगा वो एक ही जगह पर है, तो a ऑप्शन करेक्ट। या तो x निकाल दो या y निकाल दो, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस रिप्रेजेंट टू इंटरसेक्टिंग, फिर से दोबारा इंटरसेक्टिंग का क्वेश्चन है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रखेंगे। a1 क्या है, k ओनली k है, और a2 है इसमें 3 नॉट इक्वल टू, b1 है -2 और b2 है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, k नॉट इक्वल टू -6 आ गया डायरेक्ट, ये इक्वल टू है, तो b इसका आंसर होगा। k नॉट इक्वल टू -6, k नॉट इक्वल टू -6, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये भी मैंने आपको काफी बार बताया है, एक बार फिर बताता हूं। जो एक्स वाला पार्ट होता है वो डिस्टेंस होता है वाई एक्सिस से, जो डिस्टेंस होता है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है, जो वाई वाला पार्ट है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है। इसको दिमाग में रखें, एक्स वाला पार्ट यानी कि एब्सीसा जो भी होगा वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, जो वाई वाला पार्ट है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। एक्स एक्सिस से पूछ रहा है 4 यूनिट, सीधा लिखो, अगले क्वेश्चन पर बढ़ो। इसका आंसर होगा 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 1 जीरो ऑफ पोलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, जब भी जीरोस रेसिप्रोकल हो, ए और सी इक्वल होते हैं, ये भी आप दिमाग में रख सकते हैं। जब भी जीरोस रेसिप्रोकल हो, ए और सी हमेशा इक्वल होते हैं, ये 3 है तो के भी 3 हो जाएगा। अदरवाइज आप वो वाला रूल यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला। प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो, एक जीरो अल्फा मान ली, दूसरी इसकी रेसिप्रोकल है 1/अल्फा, अगर मैं इनका प्रोडक्ट लेता हूं वो होना चाहिए c/a के इक्वल। प्रोडक्ट क्या आ गया 1, 3 को इधर 1 में मल्टीप्लाई करोगे k = 3 आ गया।
बाकी अगर रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आता है आप डायरेक्ट याद रखें, डायरेक्ट याद रखना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि ए और सी इस केस में इक्वल होते हैं जब भी जीरोस रेसिप्रोकल हो, जब भी जीरोस रेसिप्रोकल हो ए और सी हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देख चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, इनका एचसीएफ कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर ले लो, कॉमन फैक्टर 3 पावर 3 है, 3 पावर 2 है, कम कौन सी पावर दिख रही है 3 पावर 2, ऐसे ही 5 की पावर 1 है 5 की पावर 2 है, कम वाली ले लो 5 पावर 1, तो 5 इंटू 9 45 इसका एचसीएफ हो गया। काफी सिंपल क्वेश्चन, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सीकेंट इंटू साइन 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, पुट करके देख लो, 0 रखो, साइन 0 0 होता है, 0 इंटू समथिंग सब 0 हो गया, यानी कि 0 ही इसका आंसर निकल गया, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। देखो कॉमन सेंस की बात है, अगर मैंने 0 रखा साइन की जगह और साइन 0 0 होता है, तो यहीं पर 0 इंटू सीकेंट 0, सीकेंट 0 1 होता है, तो 0 इंटू 1 0 ही हो गया, हमें बाकी इसकी जरूरत नहीं थी कि सीकेंट 0 कितना होता है, हमने देखा साइन 0 0 है, आंसर 0 आ गया, थीटा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साइन ए √3/2 है, हमें पता होना चाहिए कहाँ होता है √3/2, √3/2 होता है 60 डिग्री पर, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, पुट कर दो 60, 2 इंटू कोटेंजेंट 60 होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करना है, तो 1/3 और -1, 2/3 -1 एलसीएम लिया, 2 - 3 -1/3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the area of circle that can be inscribed in a square of side 6 centimeter, ये बोल रहा है कि एक ऐसे सर्कल का एरिया बताओ जो कि एक ऐसे स्क्वायर में आ जाता है जिसकी साइड 6 है, इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है कुछ इस तरीके से, अब इसकी साइड 6 है तो रेडियस कितनी हो गई, इसका 6 का आधा कर दो 3 रेडियस हो गई, एरिया क्या होगा पाई इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 9 पाई, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया 9 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16, इफ दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और ए बी और पी क्यू का रेशो 1:3 का दिया हुआ है, इनके एरिया का रेशो साइड्स के रेशो का स्क्वायर कर दो, सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, एरिया का रेशो साइड्स के रेशो का स्क्वायर होता है अगर ट्रायंगल सिमिलर है, तो ट्रायंगल सिमिलर हमें दिख ही रही है, तो 1:9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है, इन द गिवन फिगर वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है, ऐसे केस में ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, क्यों, क्योंकि ये 50 है ये 50 है और ये एंगल दोनों में कॉमन है, ट्रायंगल सिमिलर है, छोटी ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, ऐसे केस में ट्रिक हम क्या यूज करते हैं, रेशो लेना होता है हमें साइड्स का, सिमिलर ट्रायंगल जब भी हो साइड्स का रेशो से क्वेश्चन सोल्व होते हैं, तो कैसे हम करेंगे, छोटे ट्रायंगल की साइड x डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल की साइड a इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल की साइड c डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल की साइड ये है b प्लस c, बस a को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई ही तो करना है, a को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया AC बाय बी प्लस सी, बी ऑप्शन में मुझे ये दिखाई दे रहा है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, k+1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, देन द वैल्यू ऑफ k, थीटा पुट कर दो, थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं हम, 0 पुट करते हैं, लेट 0 पुट करते हैं, सीकेंट 0 होता है 1 इंटू 1 प्लस साइन 0 0 होता है, ये भी 0 हो गया, 1 इंटू 1 ये भी 1 बन गया, यानी कि k+1 इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू 1 - 1 0, k की वैल्यू 0 निकल चुकी है।
तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप और भी कोई एंगल पुट कर सकते हैं, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ 90 पुट मत करना क्योंकि सीकेंट 90 नॉट डिफाइंड होता है, सीकेंट 90 नॉट डिफाइंड होता है, 90 पुट नहीं कर सकते, और कोई भी एंगल पुट करोगे के की वैल्यू 0 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक, यूनिक का ये इस सैंपल पेपर में तीसरा क्वेश्चन है। ओके तो यूनिक सॉल्यूशन पर क्या होगा, वही सेम a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये 2 बन रहा है, 2 2 जा 4, p नॉट इक्वल टू 4, सी करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका, सी करेक्ट ऑप्शन हो गया। p 4 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो जाए इंटरसेक्टिंग या यूनिक का केस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, out of one digit prime numbers one number is selected at random। बोल रहा है कि 1 डिजिट के जो भी प्राइम नंबर है एक नंबर उनमें से सेलेक्ट किया गया है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो इवन नंबर हो। पहले एक डिजिट के प्राइम नंबर लिखते हैं, 2 3 5 7, सिर्फ यही है जो 1 डिजिट के प्राइम नंबर्स हैं। अब इनमें से इवन कितने हैं, 1, फेवरेबल केस हो गए 1, टोटल केस हो गया 4, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4, प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ सेक्शन 1 हमने कंप्लीट कर लिया, सेक्शन ए हमने कंप्लीट किया है। तो प्लीज कमेंट करिए कि कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी इसी वीडियो में बने हुए हैं, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन है जो अभी भी इसको देख रहे हैं। ओके सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। a and b are two positive integers such that least prime factor of a is 3। तो इसका जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है वो 3 है, मैं 3 ही मान लेता हूं क्योंकि 3 का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 3 ही होगा। एंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ b इज 5। b एक ऐसा नंबर है जिसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 5 है, मैं 5 ही मान लेता हूं, इसका सबसे छोटा फैक्टर 5 ही होगा प्राइम फैक्टर। देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस बी, मैंने पहले a प्लस बी निकाला 8 आ गया, इसके फैक्टर अगर मैं करता हूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, सबसे छोटा प्राइम पूछ रहा है, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर तो यहाँ पर 2 बन रहा है, तो इसका मतलब b करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। गलती से भी आप इसकी तरफ देख ना लें, 1 और 4 की तरफ ना देख लें क्योंकि ये तो प्राइम नंबर ही नहीं है, और पूछा है प्राइम फैक्टर, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर, तो 2 या 3 में से आंसर होगा, लेकिन हमें दिख रहा है कि इसका 3 तो मतलब ही नहीं है, तो 2 इसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस, ए बी का लाइन सेगमेंट ये है, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी ये है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए निकालो, सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मिड पॉइंट दिया हुआ है 0 4, एक पॉइंट हमें दिया हुआ है -2, 3, दूसरा पॉइंट हमें निकालना है x, y मानकर निकाल दो। इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं, बीच वाले का डबल इन दोनों का सम होगा, 0 का डबल 0 ही होता है, x और -2 को ऐड करेंगे तो 0 बनना चाहिए, तो x2 हो गया, यानी कि ये दो ऑप्शन खत्म। अब 4 का डबल होता है 8, इन दोनों का सम 8 बनना चाहिए, तो 3 में क्या ऐड करूंगी 8 बने 5, तो 2,5 इसका आंसर हो गया, 2,5 इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 1 प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 3 साइन इंटू कोस, देन टेंजेंट क्या होगा। दो तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूं टेंजेंट के। देखो ऑप्शन अगर मैं देखता हूं तो ओनली 1 1 एंड 1/2, ओनली 1/2, ओनली 2। देखो 1 अगर हुआ आंसर में तो 1 का मतलब क्या, टेंजेंट 1 कहां होता है 45 पे,
45 पे 45 को सेटिस्फाई कर जाए तो मैं मान लूंगा कि 1 है, अगर नहीं किया तो 1 नहीं हो सकता। तो हमें कम से कम दो ऑप्शन या तो मिल जाएंगे या दो ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएंगे। हम 1 के लिए चेक करते हैं, 45 रखते हैं, 1 प्लस 45 पे 1/√2 होता है, स्क्वायर किया 1/2, ये बना 3/2। अब राइट हैंड साइड देखते हैं क्या 3/2 बन रही है, 3 इंटू साइन 1/√2 कोस 45 1/√2, ये 2 बना, 3/2 बन रहा है, 3/2 बन रहा है तो मतलब 1 तो आएगा। मतलब या तो इसका आंसर ए होगा या फिर इसका आंसर सी होगा, इन दोनों में से एक आंसर होगा इसका। अब 1/2 होगा कि नहीं ये कैसे चेक करेंगे, 1/2 के लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लो कि टेंजेंट 1/2 है एक बार के लिए, कि इस टेंजेंट की वैल्यू 1/2 निकल आती है। अगर इसकी वैल्यू 1/2 है तो इसका मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस हो गया 2 और हाइपोटेनस पाइथागोरस से निकालेंगे तो √5। इस ट्रायंगल की साइड्स को सेटिस्फाई अगर कर जाती है ये इक्वेशन तो 1/2 हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। हम चेक करके देख लेते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर, साइन होगा 1/√5, 1/√5 का स्क्वायर 1/5, ये बना 6/5। अब RHS को चेक करते हैं, 3 इंटू साइन हो गया 1/√5 और कोस हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस 2/√5, तो 6/5 बन रहा है, यानी कि 1/2 भी इसका सॉल्यूशन है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो हमने क्या किया, वैल्यूज अपनी तरफ से टेंजेंट की मान ली कि 1 हो सकती है, चेक किया बन रही है, सेटिस्फाई हो रहा है, फिर मैंने मान, अब ये दो ऑप्शन बचे, अब इन दोनों में से एक चूज करने के लिए मैंने 1/2 चेक करने के लिए 1/2 मान लिया कि टेंजेंट की वैल्यू है, फिर से चेक किया करेक्ट बन रहा है, यानी कि सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से आएगा, वो कैसे करेंगे हम देखो। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे टेंजेंट बनाने के लिए साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। 1 को कोस स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर, साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो ये बनेगा टेंजेंट स्क्वायर, और 3 साइन कोस, इधर भी मैं कोस स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। अब देखो ये तो बन गया सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर प्लस ये बना टेंजेंट स्क्वायर, और ये बना 3, एक कोस से एक कोस कट गया, एक बचा साइन बाय कोस यानी कि टेंजेंट थीटा। ओके अब देखो आइडेंटिटी मुझे पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, तो क्यों ना इस सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ही लिख दूं, तो उससे क्या होगा, सब कुछ टेंजेंट में बदल गया। अब टेंजेंट की वैल्यू निकालना आसान है, देखो कैसे। अब ये तो 2 टेंजेंट स्क्वायर, एक बार के लिए टेंजेंट को x मान लो, आप टेंजेंट थीटा को x मान लो, तो 2 टेंजेंट स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, -3 टेंजेंट यानी कि x, क्योंकि टेंजेंट को x मान रखा है, और +1 इक्वल टू बच गया 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे, इसके दो फैक्टर्स बन रहे हैं 2x माइनस 1 और x माइनस 1, ये दो फैक्टर्स इसके बनेंगे। अगर हम इसको 0 करते हैं तो यहां से x की वैल्यू निकलती है 1/2, अगर इसको 0 करते हैं तो वैल्यू निकलती है 1, तो ये दोनों वैल्यूज इसका आंसर हो जाएंगी। ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है, इसीलिए मैंने सबसे पहले वैल्यू पुट करके वो वाला तरीका आपको बताया था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज, ये बताना कैसे क्या सॉल्यूशन है इसके। ओके सबसे पहले देखो 3 पावर x प्लस वाई है 81, 81 को 3 पावर 4 लिख सकते हैं हम, 3 पावर 4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई 4 के इक्वल आ गया, x प्लस वाई 4 के इक्वल। अच्छा अब इधर क्या आ रहा है, 81 है तो 3 पावर 4 और उसकी भी पावर x माइनस वाई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी,
और इधर 3 की पावर 1 है, इसका मतलब 4 इंटू एक्स माइनस वाई, ये इक्वल आ गया है 1 के। अब देखो ये तो क्लियरली पता चल गया कि x इधर 1 है बाय 4। देखो ये तो क्लियरली पता चल गया कि इनका रेशियो इक्वल नहीं होगा 1/4। और इधर क्या आ रहा है, y का कोफिशिएंट 1 और इधर -4, -4, ये तो नॉट इक्वल है, यानी कि इंटरसेक्टिंग तो होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर सॉल्यूशन निकाल के देखेंगे तो ये भी हो सकता है। देखो इस क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन तो निकल गया कि एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। अब अगर ये सॉल्यूशन ही है तो डी हमें मार्क करना पड़ेगा, अगर ये नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, बी हम मार्क करेंगे अगर ये नहीं है तो हम चेक करते हैं ये वाला इसका सॉल्यूशन है क्या। कैसे चेक करें, ये क्या बन रहा है 17/8, ये क्या बन रहा है 15/8। हम क्या करेंगे, ऐड करके देखते हैं क्या 4 आ रहा है। मैंने ऐड किया, मैंने x और y को ऐड किया तो ये बन रहा है 32/8, जो कि 32/8 जो कि 4 होता है। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंस लूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, चेक करूंगा 1 आ रहा है कि नहीं। डिफरेंस लिया तो 2/8, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया 8/8, 1 आ रहा है। कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन यही है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, यही इसका आंसर माना जाएगा। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। हालांकि यूनिक सॉल्यूशन भी है, ये यूनिक सॉल्यूशन भी है, ये भी इसका सॉल्यूशन बनता है। ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आने वाले, ये सैंपल पेपर में गलती से यहां पर प्रिंट हो गया है, लेकिन बोर्ड में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि यूनिक सॉल्यूशन भी दे दिया और उसका सॉल्यूशन भी दे दिया, क्योंकि ये भी तो इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। आप देखें यूनिक सॉल्यूशन तो बन ही रहा है उसका, हाँ साथ में सॉल्यूशन दे दिया तो ये भी है। तो ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा बोर्ड में, इस चीज को ध्यान रखना बिल्कुल भी। नेक्स्ट देखते हैं, p and q are zeros of polynomial then p square plus q square किसके इक्वल होगा। सिंपल सी आइडेंटिटी है अपने पास, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल होता है p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq। ये आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, बार बार पूछी जाती है। p प्लस क्यू, सम ऑफ जीरोस क्या निकल रहा है, -b/a, यानी कि 7/2 निकल रहा है, मैंने स्क्वायर कर दिया, -2 इंटू पी क्यू, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, यानी कि 3/2 निकल रहा है, यहां लिख दिया। अब देख रहे हैं ये बना 49/4 माइनस ये बना 3, तो 3 4 जा 12 माइनस किया तो 37/4, 37/4, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इफ 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टोस्ड टुगेदर, 3 कॉइन्स एक साथ उछाले गए हैं। मैंने आपको बताया 3 कॉइन्स के केस में कैसे हम केसेस बनाते हैं, दो, अगर एक कॉइन उछाला तो हेड टेल, ये दो ही केस बनते हैं। अगर दो कॉइन उछाले तो इन्हीं को हम दोबारा लिखेंगे और पहले दो के आगे हेड लगा देंगे, बाद के दो के आगे हम टेल लगा देंगे। अगर तीसरा कॉइन भी उछाल दिया तो इन्हीं चारों को हम दोबारा से लिखेंगे, इन्हीं चारों केसेस को हम दोबारा से लिखेंगे और पहले 4 के आगे हेड लगा देंगे और बाद के 4 के आगे हम टेल लगा देंगे, इनके आगे हम टेल लगा देंगे। ओके, अब पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, दो हेड आने की। अब गिनो दो हेड किस में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है। सिर्फ 3 ही केस बन रहे हैं जहां पर दो हेड हमें मिल रहे हैं, तो 3/8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3/8 इसका करेक्ट आंसर होगा, 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ए बॉक्स कंटेन्स 20 कार्ड फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 तक 20 कार्ड लिए हुए हैं। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक कार्ड निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज डिविजिबल बाय 2 और 3, 2 या 3 से डिविजिबल हो जाए।
2 से डिविजिबल होने वाले 10 नंबर हैं 1 से 20 तक में। आप देख रहे हैं एक छोड़ के एक नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है, या 2 से सीधा डिवाइड कर लो। 10 नंबर हैं जो इससे डिवाइड होते हैं 2 से। अब 3 से, या एक काम करते हैं नंबर लिख के आपको बताता हूं, जल्दी आप अच्छे से समझेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ये 10 नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। 3 से डिवाइड होने वाले नंबर मैं लिखता हूं। 3 हो गया, 6 तो मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका हूं, उसको दोबारा मत लेना। 6 के बाद 9 होगा, देन 12, 12 भी मैं ले चुका हूं, 12 भी आपको नहीं लेना है। देन होगा 15, 15 के बाद होगा 18, वो भी मैं ले चुका हूं, 18 भी आपको नहीं लेना है, 18 भी आपको नहीं लेना है। तो ये 3 ही नंबर बचे 18 के बाद, क्योंकि 21 आता है जो कि हमें लेना ही नहीं है। तो कितने हुए, 10 प्लस 3, 13 नंबर हैं जो 3 या 2 से डिवाइड होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आएगी 13/20। अच्छा, ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन मिसप्रिंट हो गए होंगे, आंसर इसका 13/20 आएगा। आंसर इसका 13/20 आएगा। अच्छा, सीबीएसई 2 तरीके के क्वेश्चन यहां से पूछती है। कैसे? एक तो मैंने जैसे पूछा 2 और 3, एक तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 और 3, इसमें हमें क्या बताना है, 2 से हो जाए या 3 से हो जाए, दोनों वाले चलेंगे। एक पूछ लिया जाता है 2 एंड 3, एक पूछ लिया जाता है 2 एंड 3, 2 और 3 दोनों से जो डिवाइड हो जाते हैं, मतलब सिर्फ 2 से वाले काम नहीं चलेगा, सिर्फ 3 वाला काम नहीं चलेगा, दोनों से जो डिवाइड हो जाते हैं, तब इसके अंदर हम 6 के मल्टीपल लेते। 6 के मल्टीपल यानी कि 6, 12, 18, इनका एलसीएम 6 है, 6 के मल्टीपल, क्योंकि यही वो नंबर्स हैं जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, तब प्रोबेबिलिटी 3/20 आती। हालांकि इसमें 3/20 दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। और लिखा है तो हम इस तरीके से करेंगे जैसे मैंने आपको सोल्व करवाया। एंड लिखा है तो एलसीएम लेंगे हम उसका, 6 के मल्टीपल देखेंगे ओनली। ये आपको बात ध्यान रखनी है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है, कंफ्यूजन हो जाती है यहाँ पे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। द रोड ऑफ टीवी डिस्क एंटीना इज फिक्स्ड एट राइट एंगल, ठीक है, ये राइट एंगल पर हो गया। उसके बाद यह AC3 है, CD5 है, तो टेंजेंट थीटा निकालना है। बहुत इजी है ये, बहुत इजी। टेंजेंट थीटा एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस चेक कर लो, 3 किस में ऊपर है, 3 दो ऑप्शंस में ऊपर है, एक में है 3/4, एक में है 3/5। क्या लगाएं, 3/4 लगाएंगे, क्योंकि नीचे बेस है, हाइपोटेनस नहीं हो सकता नीचे। बेस वैसे निकाल लो, अदरवाइज पाइथागोरस से ये 4 निकलेगा, तो 3/4 परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला, बेस जिसके ऊपर ये है 90 और थीटा जिस लाइन के ऊपर है वो बेस होगा 4, तो 3/4 इसका आंसर हो गया। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस कट वाई एक्सिस एट। ये क्या पूछ रहा है, कुछ इस तरीके से देखो, थोड़ा डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1,5 यहां कहीं पॉइंट होगा और 4,6 यहां कहीं पॉइंट होगा। 4,6 यहां कहीं पॉइंट ले लेता हूं मैं। अब ये क्या कह रहा है, इनको जो लाइन ज्वाइन करती है उसका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया जाए इस तरीके से, तो ये लाइन वाई एक्सिस को कहां पर कट करेगी, ये वाला पॉइंट हमें निकालना है, वाई एक्सिस को कहां कट करेगी। अब इसके लिए हम क्या रूल यूज करते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के आने वाले क्वेश्चंस में भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। जब भी वर्ड आ जाए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कोई भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे और कोई भी पॉइंट उस पर ले लें आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, वहां से इन दोनों का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है।
इन दोनों का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कोई क्वेश्चन आया तो वो इक्वी डिस्टेंट वाला क्वेश्चन है, ये समझ लो आप कि वो इक्वी डिस्टेंट वाला क्वेश्चन है, ये समझकर चलना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखते हैं इसने क्या बोला, वाई एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है, तो पहली बात तो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसमें x 0 होगा, यानी कि ये पॉइंट का तो ऑप्शन ही खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं वैल्यू पुट करना और चेक करेंगे किससे ये इक्वी डिस्टेंट हो रहा है, यानी कि a का डिस्टेंस उस पॉइंट से और b का डिस्टेंस इसी पॉइंट से अगर इक्वल है तो यही आंसर हो गया, नहीं तो दूसरा चेक करेंगे। चलो पहले a का इससे चेक करते हैं, 0 और 1 का गैप 1, 13 और 5 का गैप 8, 8 का स्क्वायर 64, यानी कि आंसर हो गया 65। अब b के साथ इसका डिस्टेंस चेक करते हैं, 4 और 0 का गैप 16 और 13 और 6 का गैप 7, 4 और 0 स्क्वायर भी कर दिया साथ में मैंने, तो ये बना स्क्वायर रूट ऑफ 65, दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि यही आंसर करेक्ट है। आप कोई और ऑप्शन चेक कर लो, इक्वल डिस्टेंस आ ही नहीं सकते, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ए 0,13। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको एक खास ट्रिक बताने वाला हूं, खास ट्रिक बताने वाला हूं। सी डी पैरेलल है एल ए के, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई दे कि जिसके अंदर जिगजैग इस टाइप से बन रहा है, एनसीईआरटी के अंदर है ये पार्ट, कि ये वाली तो लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे हमेशा एक चीज ध्यान रखो, जहां से क्वेश्चन बनता है वो ध्यान रखो, क्या बनता है कि बीई, सिर्फ नीचे वाली लाइन को देखना है, सिर्फ इस वाली लाइन को ओनली, सिर्फ इस वाली लाइन को देखो, बीई और ईसी का जो रेशियो है, बीई और ईसी का जो रेशियो है वही रेशियो बीसी और सीएल का हो जाता है। देखो दोबारा सुन लो मेरी बात, जो रेशियो बीई और सीई का है, जो बीई और सीई का है वही बीसी और सीएल का रेशियो हो जाता है, वही रेशियो बीसी और सीएल का रेशियो हो जाता है। बीपीटी से हम इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट इसी तरीके से पूछा जाता है। अब हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। यहां से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी पॉइंट पर बनेगा, इसी कंसेप्ट पर वो बनेगा, तो इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है। बीई बाई ईसी, बीसी बाई सीएल, बस इजी सा है, बीई बाई ईसी और BC बाई CL, नाम चेंज हो सकते हैं, आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, पहले दो का रेशो, फिर पहले दो को पूरा एक बना लिया और बाद वाले का रेशो, ये आपको ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर याद रखना है। ओके अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। BE4 है, 4 रख दिया, EC दिया हुआ है क्या, 2, 2 रखा, BC, BE4 है, EC2 है, BC 6 हो गया ना, 4 + 2 6, CL हमें निकालना है, देख लो इसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन अगर इस टाइप का आया तो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होगा वो, ये आप डायरेक्ट याद रख लें, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होगा। CL को मैंने x मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो बना 2, 2 से ये कट हो गया, 3x की वैल्यू 3 आ गई, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो इन विच, ये इन है, इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इसे किस रेशियो में बांटता है, 3, -3, बी क्या है -2,7, एक्स एक्सिस बांट रहा है तो यहां पर y क्या है 0, आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है, एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, हम सिर्फ y वालों को लेंगे, सिर्फ y वाले पॉइंट ले रहे हैं, -3 से 0 का गैप 3, 0 से 7 का गैप 7, रेशियो आ गया 3:7, कोई डिस्टेंस फॉर्मूला की जरूरत नहीं, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जिनके अंदर साइन और कोस होता है, यहां पर जनरली
लेकिन ये कोसिकेंट और सीकेंट वाला है, इसको भी आपको समझना है। टेंजेंट है 1/√5 और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो अगर आप माइंड में इतना सा दिमाग में रखें कि कोसिकेंट होता क्या है, कोसिकेंट 1/sin होता है और सीकेंट होता है 1/cos। अगर ये चीज आपको दिमाग में है तो ये सेम क्वेश्चन बन जाएगा। देखो कैसे, ये कोसिकेंट है जो कि 1/sin स्क्वायर, 1/sin स्क्वायर बन गया, ये 1/sin स्क्वायर और प्लस 1/cos स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, टेंजेंट में कैसे बदला जाए। टेंजेंट मुझे पता है साइन बाय कोस होता है, अब नीचे कोस तो है ही, ऊपर साइन और चाहिए, तो मैं साइन स्क्वायर से इस बार मल्टीप्लाई करूंगा, ना कि डिवाइड। मल्टीप्लाई कर दो इसको साइन स्क्वायर से। अब इधर भी साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इधर भी साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इधर भी साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और इधर भी साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। ये तो बना 1 माइनस ये बना 10 स्क्वायर बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब ये जो स्टेप है यहां तक आप यहां से डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, अगर आपको माइंड में ये पता हो कि ये 1/sin है और ये 1/cos है, आप यहां तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। उसके बाद तो खाली बस वैल्यूज ही पुट करनी है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं, हम वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले टेंजेंट की वैल्यू 1/√5 स्क्वायर किया तो 1/5, 1 माइनस 1/5 बाय 1 माइनस 1 प्लस 1/5, तो ये तो बनेगा 1 में से माइनस किया तो 4/5, नीचे बनेगा 6/5, ये कट हो गया 4/6 यानी कि 2/3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। 2/3 इसका करेक्ट आंसर हो गया, 2/3 यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर by which this should be multiplied so that decimal expansion terminates after two places, दो प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाए, ऐसा छोटे से छोटा नंबर मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है। देखो दो प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होना है तो नीचे तो 100 चाहिए दो प्लेसेस के लिए, ठीक है। अब ये नीचे 7 है, इसको ये नहीं चलेगा, ये हमें खत्म करना है, ऊपर 7 कर दो ताकि ये 7 से 7 कट जाए, 1/100 आ जाए और 0.01 आंसर आ जाए। तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा मुझे, 7/100 करना पड़ा। यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। द फिगर DEFG is a square in which triangle ABC is right angled at A। ABC राइट एंगल है A के ऊपर यहां पर, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये इसने स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर दिया है तो ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल। देखते हैं AGF यानी कि इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है वो, क्या वो सिमिलर है DBG के। DBG दो एंगल अगर हमें इक्वल मिल गए तो एंगल एंगल से सिमिलर हो जाएंगे। तो चलो चेक करते हैं, इसका A90 है, A90, इसका D90 होना चाहिए, D90 है क्या, यस। अब एक एंगल और चाहिए, कौन सा, देखो इसका G वाला एंगल इसके B वाले एंगल के इक्वल है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर है तो साइड्स तो पैरेलल होंगी, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल G और B कोरस्पॉन्डिंग पार्ट लिए हुए हैं, आप देख लो, यानी कि ये तो सिमिलर हो गई। अब दूसरे वाली चेक करनी है, ट्रायंगल ऊपर वाली तो सेम है AGF, अब ये ले ली इधर, तो A और इधर E लिया हुआ है क्या, A के कोरस्पॉन्डिंग E, बिल्कुल ठीक है। F के कोरस्पॉन्डिंग C, क्योंकि F वाला C के इक्वल होगा, F लास्ट में है C भी लास्ट में, यस ये भी ट्रायंगल सिमिलर है। तो दोनों करेक्ट हैं, दोनों एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो रही हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। if A comma B is the midpoint of the line segment joining this and A minus 2B 18 के इक्वल है, मिड पॉइंट निकालो, A और B की जगह इसकी जगह रख दो, अपने आप आंसर आ जाएगा, K की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाय 2
y1 प्लस y2 बाई 2, मिड पॉइंट क्या आ गया, a की वैल्यू तो यही रहेगी, b की वैल्यू -1 आ गई, दोनों यहां पर रख देता हूं मैं, a 10 प्लस k बाई 2 -2 इंटू -1 इक्वल टू 18, ये +2 हो गया जो कि इधर जाकर -2 हो जाएगा, -2, तो 18 -2 ये बना 16, तो 16 में 2 ये मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में ना, तो 16 2 जा 32 और 10 सब्ट्रैक्ट होगा, k की वैल्यू 22 आ जाएगी, k की वैल्यू आएगी 22। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। Two circular pieces of equal radii and maximum areas touching each other are cut out from a rectangular cardboard of dimension this। देखो इसके अंदर दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है, एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड हमें दे दिया गया है। अब इनमें से दो सर्कल कट आउट यानी कि बाहर कट करके बाहर निकाल दिए गए हैं, दो सर्कल जो कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं वो, और मैक्सिमम एरिया के, तो हमने मैक्सिमम एरिया बना लिया, इससे ज्यादा एरिया हो ही नहीं सकता इसका, अदरवाइज वो बाहर निकल जाएगा, सर्कल नहीं रहेगा वो। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड, जो बचा हुआ पार्ट है उसका एरिया क्या होगा, हमें ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल माइनस दो सर्कल, रेक्टेंगल की लेंथ है 14, ब्रेड्थ है 7, तो इसकी रेडियस हो गई 7 की हाफ, 7/2। अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ माइनस दो सर्कल 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 7/2, 7/2, 7 से 7 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया 11, 77, और इधर 98 माइनस 77, 21 इसका आंसर हो गया, 21 इसका आंसर हो गया, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37। इन द गिवन फिगर ACB इज इन सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल में ट्रायंगल ACB। ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, AB 42 दिया हुआ है। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल माइनस ट्रायंगल, बस इतना सा ही काम है, सेमी सर्कल माइनस ट्रायंगल, सेमी सर्कल माइनस ट्रायंगल, सेमी सर्कल का एरिया हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई ये ले लिया मैंने, और रेडियस है, डायमीटर 42 है, रेडियस 21 होगी, हाफ पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या करूं, माइनस इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 42 है, हाइट 21 है, हाइट रेडियस के इक्वल होगी इसकी, हाइट 21 है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये तो 21 इंटू 21 441 बना, माइनस ये 11 पर कट हो गया, 3 पे 63 693, तो 693 माइनस 441 ये बना 252, और मैं देख पा रहा हूं डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 252 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर इक्वल, जीरोस इक्वल कब होती हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस इक्वल होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब जीरो हो जाए तब, ये आपको याद रखना है, अगर जीरोस इक्वल हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो होगा, ये आपको याद रखना है। ओके, अगर ये जीरो है तो क्या होगा, देखो बी स्क्वायर इक्वल हो गया 4ac के, इसने पूछा कौन से अपोजिट साइन है, सी ए सी बी और सी, ये सब पूछा है, अपोजिट है सेम है क्या, कैसे साइन है, अब देखो b का स्क्वायर है, b का कैसा भी साइन हो स्क्वायर करने पर तो ये पॉजिटिव ही बनेगा, यानी कि 4ac भी पॉजिटिव होना चाहिए, 4ac भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब a अगर पॉजिटिव है तो c को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि तभी आंसर पॉजिटिव आ सकता है, दोनों पॉजिटिव को मल्टीप्लाई किया आंसर पॉजिटिव, अगर a नेगेटिव है तो c को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर पॉजिटिव ही आता है, हमें पॉजिटिव रखना है,
या तो दोनों नेगेटिव हो जाए तो भी प्रोडक्ट करने पर पॉजिटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव है तो भी प्रोडक्ट करने पर पॉजिटिव आएगा, यानी कि दोनों के सेम साइन चाहिए मुझे। ऑप्शन में मैं देखता हूं, ये रहा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, दैट सी एंड ए हैव सेम साइन, इनके सेम साइन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्या दिया हुआ इन द गिवन फिगर, ये तो क्लियर पता चली गया कि शेडेड पोर्शन का एरिया ही निकालना होगा। ए बी सी डी की साइड है 12, ओके, तो ये एक स्क्वायर है ए बी सी डी, ठीक है, इनमें से ये 4 क्वाड्रेंट कट किए गए हैं, 4 क्वाड्रेंट, तो देखो 4 क्वाड्रेंट मिलकर बना देंगे एक कंप्लीट सर्कल। तो हमें क्या करना है, स्क्वायर माइनस एक सर्कल, पाई आर, आर कितनी होगी इसका हाफ 6, पाई इंटू 36, ये मैं कह सकता हूं आर स्क्वायर। इसने बोला पाई को 3.14 ले लेते हैं, ये तो बना 144 माइनस, अगर मैं 3.14 से मल्टीप्लाई करता हूं 36 4 जा 144, 36 प्लस 14 55, 36 8 113, 113, ओके, दो के बाद पॉइंट है तो 113.04 आ गया, 113.04 माइनस अगर मैं करता हूं 113.04, तो इधर तो 96 बचा, इधर बचा 0, इधर बचा 3, तो 30.96 यानी कि 31 के अराउंड हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मुझे मार्क करना पड़ेगा 31, अप्रोक्सीमेट, क्योंकि पॉइंट्स में आंसर दिए नहीं गए हैं तो अप्रोक्सीमेट आंसर लगाएंगे हम, 31 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, जिसकी लेंथ 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से, उसका हाफ पेरीमीटर 36 है। हम क्या करते हैं, ऑप्शन में देखते हैं किसकी लेंथ ज्यादा है, 4, तो इधर देखा ये 4 ज्यादा है, इधर देखा नहीं है, इधर देखा नहीं है, इधर ये तो सेम ऑप्शन आ गया ए और डी। चलो हमें हमारा आंसर मिल चुका है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा या फिर डी भी करेक्ट होगा, दोनों ही क्योंकि सेम दिए हुए हैं तो दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हो गए ए और डी। हमें और चेक भी नहीं करना पड़ा, अगर मान लो एक ऑप्शन होता तो दूसरा हम कैसे चेक करते, पेरीमीटर का हाफ 36 दिया हुआ है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ को ऐड करके डबल करने पर पेरीमीटर आता है, इसका हाफ कह रहा है, हाफ यानी कि 2 से डिवाइड करके 36 आ रहा है, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करके 36, और लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करके 36 इस ऑप्शन में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हो गए, दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं। अच्छा कंफ्यूज मत हो ना, ये सैंपल पेपर में मिसप्रिंट हुआ है, बोर्ड में ऐसा नहीं होगा, कई लेवल पर वो पेपर चेक होके आता है, कई लेवल पर पेपर चेक होगा वो कि कोई एरर तो नहीं है, उसके बाद वो पेपर आपको दिया जाता है, तो उसमें इतनी कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी। तो इसके अंदर ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। तो दोनों, बस आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में कंडीशन को ही सेटिस्फाई करने की कोशिश करना, पूरा सोल्व करके इक्वेशन बना के सोल्व करने की कोशिश मत करना, कंडीशन को सेटिस्फाई करवाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो स्टूडेंट सेक्शन बी भी हमने कंप्लीट कर लिया है, तो एक बार फिर से आपको कमेंट करना है कि कौन कौन इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी, केस बेस्ड क्वेश्चन। ओके, क्या बोल रहा है, आशीष सप्लाईज ब्रेड एंड जैम्स टू ए हॉस्पिटल, ब्रेड और जैम सप्लाई करता है हॉस्पिटल को एंड ए स्कूल, और एक स्कूल को। ओके, ब्रेड एंड जैम आर सप्लाइड इन इक्वल नंबर ऑफ पीसेज, इक्वल नंबर ऑफ पीसेज में जाती हैं, एक ब्रेड जाएगी तो एक जैम। ब्रेड कम इन ए पैकेट ऑफ 8 पीसेस, ब्रेड 8 पीसेस, 8 पीस एक पैकेट के अंदर आते हैं। जैम कम्स इन द पीसेस ऑफ इन द पैक ऑफ 6 पीसेस, जैम 6 पीसेस का उसका एक पैकेट होता है। ओके, ऑन ए पर्टिकुलर डे आशीष हैज सप्लाइड X पैकेट्स of bread and Y packets of jam to the school,
किसी दिन उसने ये सप्लाई किया, एक्स पैकेट तो ब्रेड के दे दिए और वाई पैकेट जैम के दे दिए, क्योंकि इक्वल पहुंचाने हैं तो पैकेट अलग अलग हो गए। इसमें 8 पीस आते हैं, इसमें 6 पीस आते हैं। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो 24 हो गया, यानी कि या तो उसे 24 पीसीस ले जाने पड़ेंगे, 24 पीसीस जाएंगे तभी तो पूरे पूरे पैकेट जाएंगे। जैसे 24 अगर पीस जा रहे हैं तो इसके हुए 3 पैकेट और इसके हुए 4 पैकेट, तो 24 पीस जा सकते हैं बराबर बराबर। अगर अब ऐसा तुम नहीं कर सकते कि तुम 20-20 पीस पहुंचा रहे हो, कैसे जाएंगे भाई? इसके 8 पीस आते हैं एक पैकेट में, तो 20 कैसे आ सकते हैं? या तुमने चलो ये ले लिया कि 16 पीस पहुंचा देते हैं, तो इसके तो ठीक है पैकेट 2 पैकेट आ गए, लेकिन इसके फिर पूरे पैकेट नहीं आएंगे, इसलिए एलसीएम लेना जरूरी है। तो जितने भी पैकेट होंगे वो एलसीएम के मल्टीपल हो सकते हैं, यानी कि 24, 48, 72, इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आता है वो इसके मल्टीपल हो सकते हैं। ओके, ऑन द सेम डे, उसी दिन अब क्या हुआ, आशीष हैज सप्लाइड 3x पैकेट्स ऑफ ब्रेड along with sufficient पैकेट्स ऑफ जैम टू द हॉस्पिटल। 3x पैकेट यानी कि इधर x पैकेट था तो इसका 3 गुना हॉस्पिटल में भेज दिए, और उसी के हिसाब से जैम्स के पैकेट भी उसने सेंड कर दिए। अच्छा, इट इज नोन दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल आर इन बिटवीन 500 टू 550, 500 से 550 के बीच में स्कूल के अंदर बच्चे हैं। क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। देखो ये दो ऑप्शन देखो कितने बेकार दिए हुए हैं, हमसे बोल ही दिया जब 500 से 550 के बीच में है बच्चे, तो ये दो ऑप्शन आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कितने बच्चे हैं? देखो, उन्हें ब्रेड के 8 पैकेट और उसके ब्रेड, एक पैकेट में ब्रेड आते हैं 8 और एक पैकेट में जैम आते हैं 6, और ये बराबर बराबर पहुंचाने हैं, तो पूरे पूरे पैकेट वो ले रहे हैं, पूरे पूरे पैकेट ले रहे हैं, तो इसका मतलब 24 पीसीस जा रहे हैं अगर पूरे पूरे पैकेट जाएंगे तो 24 का मल्टीपल होना जरूरी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 24 का मल्टीपल होना जरूरी है, क्योंकि देख लो 24 से कम ब्रेड के पीसेस जा ही नहीं सकते, और ना ही ऐसा हो सकता है कि 25 से ज्यादा अगर गए तो 24 से ज्यादा, मान लो तुम कह रहे हो कि 25 जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, सिर्फ 24 पीसीस जा सकते हैं, या इनके एलसीएम का मल्टीपल, या 48 पीसीस जा सकते हैं, या फिर 72 पीसीस जा सकते हैं, इसी टाइप के पीसीस जा सकते हैं। तो इसका मतलब जितने पीस जा रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, तो 24 का मल्टीपल होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो चेक करो इन दोनों में से 24 से डिवाइड कौन सा होता है। मैं डिवाइड करके देखता हूं पहले को, 544, 24 2 जा 48, इधर बचा 6, ये 24 से नहीं डिवाइड हो रहा, तो इसका मतलब बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलो चेक कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए कि क्या ये 24 से डिवाइड हो रहा है। 24 से मैंने डिवाइड किया 504 को, 24 2 जा 48, 2 बचा, 24 1 जा 24, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पूरा पूरा। इसका मतलब यही है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ब्रेड आर सप्लाइड इन द स्कूल। ब्रेड के कितने पैकेट? भाई बच्चे कितने हैं? 504, एक पैकेट में ब्रेड आते हैं 8, 8 से डिवाइड कर दो, कितने पैकेट हो गए हमें पता चल जाएगा। 8 6 जा 48, 6 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, पूरा डिवाइड भी नहीं किया उससे पहले ही आंसर आ गया। बाकी आप पूरा डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, 63 ही आएगा, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 63 पैकेट्स ब्रेड के सप्लाई किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ जैम आर सप्लाइड इन द स्कूल। टोटल स्टूडेंट्स हैं 504, जैम के एक पैकेट के अंदर 6 जैम्स आते हैं, तो 6 से डिवाइड करेंगे पता चलेगा कितने पैकेट्स भेजे गए हैं। 6 8 जा 8 से स्टार्ट होने वाला एक ही आंसर है, बाकी आप पूरा भी डिवाइड करके देख सकते हैं, यहीं से हमें आंसर मिल चुका है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ब्रेड आर सप्लाइड इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर कितने ब्रेड के पैकेट गए? देखो इसने कहा था x पैकेट स्कूल में और 3x पैकेट ब्रेड के कहां पर गए हैं?
हॉस्पिटल में ब्रेड के पैकेट हमने निकाले 63, इसका 3 टाइम्स करो 189 पैकेट गए हॉस्पिटल के अंदर, 189 पैकेट्स टू द हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ जैम्स आर सप्लाइड इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर जैम्स के कितने पैकेट गए। देखो 189 पैकेट गए हैं ब्रेड के, एक पैकेट के अंदर 8 पीसीज, यानी कि नंबर ऑफ ब्रेड हो गई ये। अब इतने ही पीस जैम के भी जाएंगे, इतने ही पीस जैम के भी जाएंगे, लेकिन एक पैकेट में जैम कितने हैं 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे हम इसको, 6 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ पैकेट आ जाएंगे कि जैम के कितने पैकेट जा रहे हैं। तो 6 से ये 3 पे कट हो गया, ये 4 पे, 3 6 जा 3 3 जा, ओके 63 इंटू 4 252, सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केस स्टडी सेकंड। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA ऑफ ए गुलमोहर सोसाइटी इन दिल्ली हैव इंस्टॉल्ड 3 इलेक्ट्रिकल पोल्स, ये 3 इलेक्ट्रिकल पोल्स इंस्टॉल किए गए हैं A, B and C इन अ सोसाइटी कॉमन, डिस्पाइट दीज पोल्स, ये कुछ some parts of park are still in the dark, so RWA decide to have one more electric pole D in the park, एक और उसने सोचा है कि एक ऐसी स्ट्रीट लाइट लगानी चाहिए, ओके इलेक्ट्रिक पोल लगाना चाहिए। तो उसने क्या बोला है कि जब पार्क कैन बी मॉडल्ड एज द कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन बिलो, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसकी तरह एक पार्क को लिया जा सकता है। ठीक है जी, ले लिया। ये ए लाइट है, यहाँ पर बी लाइट है और यहाँ सी लाइट है, ओके। अब आगे हमसे पूछा गया है, आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है वो देखते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पोल सी, ये सी मुझे दिख रहा है x5 है यहाँ पर और y4 है, तो 5 4 बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पोल बी फ्रॉम कॉर्नर ओ, बी का डिस्टेंस ओ कॉर्नर से, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो आप, ये 6 है ये भी 6 है। तो मैंने वैसे आपको बताया भी है, मैंने आपको ये कंसेप्ट जब बताया था कि कोई भी स्क्वायर है जिसकी साइड x है उसका डायगोनल x√2 होगा, वो मैंने कैसे बताया था, ये x है ये x है, तो पाइथागोरस से ये हमेशा हाइपोटेनस x√2 ही निकलता है। ये आपको कंसेप्ट इतना यूजफुल होगा। यहाँ भी देखो ये 6 है ये 6 है 90 डिग्री है, ये 6√2 ही निकलेगा। अब चेक करके देख लें, √72 होगा जो कि 6√2 होता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस कंसेप्ट को आपको दिमाग में रखना है कि अगर स्क्वायर की साइड x है तो डायगोनल x√2 हो जाता है। इसी तरीके से आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स कोई भी ये इक्वल साइड्स मान लो x है तो उसका जो हाइपोटेनस है वो x√2 होगा। सेम रूल है, सेम रूल है, ये भी वही बनता है ये भी वही बन रहा है, तो रूल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ फोर्थ पोल डी, फोर्थ पोल की पोजीशन निकालनी है कि चारों के चारों पोल पैरेललोग्राम बना दें। इसके लिए भी मैंने आपको एक जबरदस्त ट्रिक बताई हुई है जबरदस्त ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है। क्या बताई है कि अपोजिट वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स का सम इक्वल होगा। कैसे, देखो ए, ये रहा ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 7, ओके। बी के कोऑर्डिनेट्स में देख रहा हूं 6 6 है 6 6, सी के कोऑर्डिनेट्स में देख पा रहा हूं 5 4 है 5 4। अब डी के मुझे निकालने हैं। अब देखो इधर अपोजिट वालों का एक्स वालों का सम 7 बन रहा है, इधर भी अपोजिट वालों में एक्स का सम 7 बनना चाहिए। 6 ये है तो वाई, अब इधर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए ताकि ये 7 बने। अच्छा y वालों का सम 7 और 4 11 हो रहा है, इधर ये 6 है तो क्या ऐड करूं कि 11 हो जाए, 5 ऐड करना पड़ेगा। तो 1,5 इसका फोर्थ वर्टेक्स हो गया कि ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल्स ए एंड सी,
ए और सी के बीच का डिस्टेंस, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला पूछ रहा है। ए के कोऑर्डिनेट्स 2,7, सी के कोऑर्डिनेट्स 5,4, इधर गैप हुआ 3 का, तो 3 का स्क्वायर प्लस इधर गैप फिर से 3 का है, 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 9 बन गया, ये 18 बना ना 18, तो 2 इंटू 9, अब 9 का रूट हमें पता है 3 होता है, 2 अंदर रह गया, 3√2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 3√2, यानी कि बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50। What is the distance between pole B and D? B के कोऑर्डिनेट 6,6, D के कोऑर्डिनेट्स हमने अभी अभी फाइंड किया था, D 1,5 है, D के कोऑर्डिनेट्स 1,5, इधर गैप 5 का स्क्वायर 25, इधर गैप 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट ऑफ 26, D इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, D इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने सैंपल पेपर 4 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसके अंदर हम सैंपल पेपर 5 भी डिस्कस करेंगे। सो टिल देन स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।